हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टैली प्राइम सीरीज के 28 नंबर वीडियो। आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो हम टैली प्राइम की सीरीज चला रहे थे जिसमें हमने ट्रेडिंग बिजनेस भी जीएसटी देखा है, बेसिक से लेकर के एडवांस तक हर एक प्रकार की एंट्री हमने मैनेज किया है इस बिजनेस में, जो कि किसी भी ट्रेडिंग बिजनेस में आ सकती हैं और नॉर्मल जो और भी बिजनेस है उसमें भी आ सकती हैं। तो जो हमारा ट्रेडिंग बिजनेस था उसका यह महीना में हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो रहा है, जो कि हमारी मार्च मंथ की एंट्री है। मार्च मंथ की एंट्री में हमने कुछ एंट्रियां की हैं जो कि पिछले वीडियो में की हैं। उसी के आगे कुछ हमारी इंपॉर्टेंट एंट्री हैं जो कि किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल ईयर के लास्ट मंथ में हम उनको करते हैं। तो यह वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी किसी बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है तो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक साल में हमने जितने भी बिजनेस में लेन देन किए हैं, प्रॉफिट है हमको हुआ है, नुकसान हुआ है, जो भी होता है वह एक साल की हम रिपोर्ट अपनी जनरेट करते हैं और इसके बाद में फिर हम अपना न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कर देते हैं और अपना एक साल का बिजनेस फिर मैनेज करते हैं। इसी प्रकार यह सिस्टम कंटिन्यू चलता रहता है जब तक हमारा बिजनेस चलता है। तो आज का जो यह हमारा वीडियो है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर की एंट्री है वह नॉर्मल एंट्री से बिल्कुल भी अलग है। ठीक है, बिल्कुल अलग है। नॉर्मल एंट्री हमारी जो होती हैं उनसे अलग एंट्री होंगी। तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो आई होप आपको यह सीरीज काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। चलिए देखते हैं, हम अपनी एंट्री और अपना फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करते हैं आज के इस वीडियो में। जो हमारा करंट पीरियड है 1 अप्रैल 2022 है और 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, एक साल। इसके बाद करंट डेट है 1 मार्च, जो कि हम 1 मार्च में एंट्री कर चुके हैं। अब जो हम एंट्री करेंगे अलग डेट में करेंगे। यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट है मार्च मंथ का। इसमें हमने कुछ एंट्रियाँ की हैं जो कि आप ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी नॉर्मल एंट्री। इसके बाद में अब यहाँ से चालू हो रही है इंपॉर्टेंट एंट्री। यहाँ पर हमारा पहला है प्रोविजन एंट्री, इसके बाद में हमारा दूसरा है डिप्रिसिएशन एंट्री। ठीक है, इसके बाद में हमारी है एडजस्टमेंट एंट्री और लास्ट में हम अपने बिजनेस के करते हैं क्लोजिंग एंट्री। तो यह हमारी हो गई कुछ इंपॉर्टेंट एंट्री। अब हम एक एक करके समझ लेते हैं हम इनको क्यों पास करते हैं, मतलब इनकी हमको क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी भी फाइनेंशियल ईयर की लास्ट मंथ में और लास्ट मंथ में लास्ट डेट में। तो जो भी यह एंट्री होती हैं इनको हम अपने फाइनेंशियल ईयर के लास्ट मंथ में लास्ट डेट में करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी 31 मार्च में सारी की सारी एंट्रियाँ हम रिकॉर्ड करेंगे, जो भी हमारी प्रोविजन, डिप्रिसिएशन और एडजस्टमेंट और हमारी जो भी क्लोजिंग एंट्री है। ठीक है, देखिए जब भी हम कोई बिजनेस मैनेज करते हैं तो हम जब एक साल कंप्लीट कर लेते हैं तो हमको एक साल की रिपोर्ट जनरेट करना होता है, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, एक साल की रिपोर्ट जो होती है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट किया है और जब हम 31 मार्च दूसरे साल, मतलब कि एक साल कंप्लीट करते हुए जब हम जैसे कि 1 अप्रैल 2022 से चालू किया और 31 मार्च 2023 में कंप्लीट किया। ठीक है, एक साल हो गया। जब हमने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया है तब 1 अप्रैल से लेकर के हम 30 अप्रैल तक के जो भी एक्सपेंसेस हमारे होते हैं उनका जो हम पेमेंट करते हैं वह हम अपना 1 मई या फिर 2 मई या फिर 5 मई तक में करते हैं। मतलब जैसे कि हमको सैलरी वगैरह देना है, अप्रैल महीने का रेंट देना है, या फिर किसी भी एक्सपेंसेस, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अपने सैलरी एम्प्लॉय की होती है जो भी। तो इस प्रकार जो हमारे खर्चे होते हैं वह हम 1 महीने पीछे चलते हैं अपने बिजनेस में। तो इसी के लिए हमारे बिजनेस में प्रोविज़न एंट्री हमको पास करना होता है अपने फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट में, यह दिखाने के लिए कि हमने 12 महीने खर्चा किया। जो भी हमने 12 महीने के जो हमारे खर्चे हैं उनको हमको पूरा इंक्लूड करना होता है अपने सेम फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पर बेसिकली जो हम अपनी प्रोविज़न एंट्री पास करते हैं, क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं, जो अपनी एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, डिप्रिसिएशन एंट्री पास करते हैं, इसी प्रकार हम अपने 12 महीने के जो खर्चे होते हैं उनको दिखाने के लिए यह एंट्री हम पास करते हैं। जो हमारी प्रोविज़न एंट्री होती हैं उसमें हम अपने सभी
जो एक्सपेंसेज होते हैं उनके लिए प्रोविज़न एंट्री पास करते हैं। प्रोविज़न का जो बेसिक मतलब होता है प्रावधान करना, किसी भी चीज़ का प्रावधान करना प्रोविज़न कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोविज़न है, हम अपने सारे एक्सपेंसेज के लिए प्रावधान करेंगे, और वह कैसे करेंगे और किस प्रकार वह वर्क होगा वह हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सारी की सारी एंट्री हैं जो 31 तारीख में रिकॉर्ड करेंगे, और अपने सारे एक्सपेंसेज का हम प्रोविज़न करेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रोविज़न फॉर रेंट, प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेज और प्रोविज़न फॉर सैलरी, यहाँ पर हमने इतने ही है हमारे बिजनेस में और हम इतने ही करेंगे। इसके बाद डिप्रिसिएशन क्या होता है? डिप्रिसिएशन बेसिकली जो हमारे फिक्स असेट्स होते हैं, जब भी हम अपने बिजनेस में स्टार्टिंग में जो भी असेट्स खरीदते हैं, जो हमारी संपत्ति स्थायी संपत्ति होती है, उनको हम अपने यूज के लिए खरीदते हैं, तो वह एक लिमिटेड यूजफुल लाइफ के होते हैं। मतलब यह है कि 5 साल किसी की हो सकती है, किसी की 10 साल हो सकती है, किसी की 6 साल हो सकती है। इसके बाद में जैसे कि 1 साल हमने उनको यूज कर लिया तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसी प्रकार जब हम 1 साल अपना कंप्लीट करते हैं बिजनेस में, तो अपनी जो स्थायी संपत्ति होती है उसको हम डिप्रिसिएट करते हैं, मतलब कि उसको हम घटाते हैं। मतलब जैसे कि अगर हमने 20,000 का कंप्यूटर लिया अपने ऑफिस में यूज के लिए, तो 1 साल बाद में हम उसकी 1 साल की जो वैल्यू होगी उसको हम माइनस कर देंगे, और जब हम नेक्स्ट न्यू फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे तो अपनी हम न्यू वैल्यू के साथ में जाएंगे, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ की वैल्यू हमेशा एक जैसी ही नहीं रहती है। जैसे कि अगर हम गाड़ी खरीदेंगे, आज खरीद के लाएंगे तो उसकी कीमत तो समझ लो कि सेम रहेगी। आज हमने लाया है तो उसको हम बेचने के लिए जाएंगे तो सेम रेट में बिक जाएगी, लेकिन वही गाड़ी को हम 2 साल 4 साल यूज करने के बाद में बेचेंगे तो उसकी वैल्यू नई की जैसे नहीं रहती है। तो इसी प्रकार जो भी हमारी स्थायी संपत्ति है उसकी वैल्यू जो हमारी होती है हर साल कम होती है। इस प्रकार हम अपने बिजनेस में अपनी सभी स्थायी संपत्तियों की जो डिप्रिसिएशन एंट्री होती है वह पास करते हैं, उनकी वैल्यू घटा करके, और अपने न्यू फाइनेंशियल ईयर में हम न्यू वैल्यू के साथ में जाते हैं, ठीक है। चलिए, यह हो गई हमारी डिप्रिसिएशन एंट्री। इसके बाद में हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है, इसमें हमारे पास जो भी स्टॉक वगैरह होता है उनको भी हम एडजस्ट करते हैं, देखेंगे हम कैसे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और जो हमारी लास्ट होती है एंट्री, जो हम अपने बिजनेस के लास्ट में करते हैं, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में, सबसे लास्ट में, वह होती है हमारी क्लोजिंग एंट्री, जिसमें हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपने बिजनेस के ओनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जो भी नुकसान या फ़ायदा होता है वह उनके अमाउंट में जुड़ जाता है या फिर माइनस हो जाता है। तो इस प्रकार होता है हमारे बिजनेस में जो भी हमने अपने फाइनेंशियल ईयर के लास्ट मंथ की लास्ट डेट में एंट्री पास करते हैं। तो चलिए अपना प्रैक्टिकल चालू करते हैं, और जो भी हमारी प्रोविज़न और डिप्रिसिएशन एंट्री है उनको हम कैसे और करेंगे वह भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी डेट सेम रहेगी, 31 तारीख में करेंगे, और दूसरा हमारा इनका बाउचर जो होगा सभी का जनरल बाउचर होगा, ठीक है। यह याद रखना आप, इनका बाउचर हमारा जनरल होगा, सारी की सारी एंट्री हमारी जनरल बाउचर में रिकॉर्ड होंगी। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम पहले जाएंगे टैली प्राइम में और अपनी डेट चेंज कर लेंगे। डेट चेंज करने के लिए F2 दबाएंगे और यहाँ पर 31-3 डाल देंगे, और जो कि हमारी 31 मार्च हो जाएगी, ठीक है। अब हम जाएंगे बाउचर में, और बाउचर हमको सिलेक्ट करना है अपना जनरल बाउचर, ठीक है। जनरल बाउचर ऑलरेडी ओपन भी है, और यहाँ आ जाएंगे हम डेबिट में। डेबिट में आने के बाद में जो हमारी पहली एंट्री है प्रोविज़न फॉर रेंट, मतलब यह है कि जो हमारा मार्च मंथ का रेंट है उसका हम प्रोविज़न करेंगे अपनी 31 तारीख में। हम अभी कोई भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, एक चीज़ याद रखना, पेमेंट हम किसी भी चीज़ का नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रोविज़न कर रहे हैं, ठीक है, प्रावधान कर रहे हैं। मतलब यह दिखाने के लिए कि यह हमारा जो खर्चा है वह मार्च मंथ का ही है और पुराने फाइनेंशियल ईयर का है। इनका जो पेमेंट है वह हम करेंगे जाके न्यू फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन इनका जो हमको रिकॉर्ड है, मतलब जो एक्सपेंसेस, जो खर्चा, जो अमाउंट है वह हमको इसी फाइनेंशियल ईयर में दिखा देना है, उसी के लिए हम प्रोविज़न कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे प्रोविज़न होगा। प्रोविज़न करने के बाद में न्यू फाइनेंशियल ईयर हम डाल करके उसका पेमेंट भी करेंगे, तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोविज़न का फर्स्ट है प्रोविज़न फॉर रेंट, तो यहाँ पर हमको जाना है अपने बाउचर में, और डेबिट पूछ रहा है। देखिए जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम डेबिट ही करते हैं। तो यहाँ पर हम अपना जो
रेंट है उसको हम यहाँ पर डेबिट कर लेंगे, ठीक है। डेबिट करना है हमको रेंट को, यहाँ पर रेंट को हम डेबिट करेंगे और कितना हम देते हैं उतना अमाउंट हम यहाँ पर डाल देंगे, 10,000 रुपये हम देते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ बता देंगे हम 5,000 रुपये ऑफिस में देते हैं और गोडाउन में हम 5,000 रुपये देते हैं। तो यहाँ पर गोडाउन सेलेक्ट करेंगे 5,000 रुपये। अब ये यहाँ पर हो गया। अब ये तो हो गया डेबिट वाली बात। अब यहाँ पर हमको क्रेडिट क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमको एक लेजर बनाना पड़ेगा जो कि स्पेशल इसी एंट्री के लिए बनेगा और उसका नाम हम रखेंगे रेंट एक्सपेंसेज पेएबल, ठीक है। रेंट एक्सपेंसेज पेएबल का लेजर बनाएंगे और उसका जो ग्रुप हम रखेंगे प्रोविजन रखेंगे। तो जो इसका अमाउंट होगा हमारे इसी फाइनेंशियल ईयर में शो होगा, लेकिन हम पेमेंट जब करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जा कर के तो वहाँ पर हम अपना यह एंट्री को एडजस्ट करेंगे। फिलहाल चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमको क्रेडिट में रखना है, अल्ट-सी से जाएंगे लेजर क्रिएशन में और यहाँ पर हमको बनाना है रेंट एक्सपेंसेज पेएबल का लेजर, ठीक है। ये हो गया हमारा पेएबल का लेजर। इसके बाद में यहाँ पर हमको इसका ग्रुप बताना है प्रोविजन, ठीक है। इसीलिए यह ग्रुप स्पेशली हमारे टैली प्राइम में दिया जाता है। जब भी हम किसी भी चीज़ की प्रोविज़न एंट्री पास करते हैं या फिर किसी भी चीज़ का प्रावधान करते हैं तो हमको यह ग्रुप यूज करना होता है जो कि प्रोविज़न है। और इसका जो देखिए ग्रुप क्या है, इसका जिसकी प्राइमरी ग्रुप है करंट लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ मतलब यह है कि लायबिलिटीज़ जो हमारी होती है उसको हमको चुकाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम अपनी लायबिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी लायबिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं और जब हम न्यू फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे तो अपनी हम जो भी हमारी लायबिलिटीज़ है उनका हम पेमेंट भी करेंगे। चलिए देख लेते हैं। अब यह लेजर हमारा नॉर्मल बनेगा, इसमें हमको किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं है। यह हो गया हमारा 10,000 से, यह इसको हम क्रेडिट करते हुए एंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह हो गया हमारा रेंट का प्रोविज़न, ठीक है। हमने रेंट की एंट्री पास कर दी। चलिए इसी प्रकार हम अपने नेक्स्ट जो हमारे एक्सपेंसेज हैं यहाँ पर अगर हम देखिए जो हमारी 85 नंबर एंट्री है, अगर हम यहाँ पर एक एक का लेजर बनाने लगेंगे तो हमको काफ़ी टाइम लगेगा और टाइम भी वेस्ट होगा। तो यहाँ पर हम एक का ही मतलब बना लेंगे जो कि है हमारा एक्सपेंसेज पेएबल का लेजर, ठीक है। उसको हम प्रोविज़न के अंतर्गत रख लेंगे और बाकी जो ये सारे हैं इनको हम डेबिट कर लेंगे, लेकिन हम क्रेडिट में अपने सेम एक ही लेजर को रखेंगे। सेपरेट अगर हम बनाएंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और हम जानते हैं कि हम कौन कौन से एक्सपेंसेज पे करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे एक्सपेंसेज हैं ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी, अदर, वाटर बिल इतने ही हैं और यहाँ पर हमको एक लेजर बनाना पड़ेगा जो कि है हमारा एक्सपेंसेज पेएबल का। जनरल वाउचर होगा। चलिए देख लेते हैं। पहले हम अपने सारे एक्सपेंसेज को यहाँ पर डेबिट करेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेज, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेज का अमाउंट देख लेंगे कितना है। यहाँ पर हमारा 500 रुपीज़ है, बता देंगे 500। डेबिट फिर से करेंगे, डी प्रेस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज सेलेक्ट कर लेंगे, सारे एक्सपेंसेज एक एक करके डेबिट करेंगे। 800 रुपीज़ है, इंटर करेंगे, फिर से डी प्रेस करेंगे। अदर एक्सपेंसेज है हमारा, ठीक है। इसके बाद में अदर एक्सपेंसेज का अमाउंट है 700 रुपीज़, इंटर करेंगे, फिर से डी प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है और लास्ट है वाटर बिल जिनको हम बता देंगे 500 रुपीज़, इंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमको क्रेडिट करना है। क्रेडिट में हम एक लेजर बनाएंगे अल्ट-सी से और यहाँ पर हमको रख लेना है अपने एक्सपेंसेज को, ठीक है। एक्सपेंसेज को हम रख लेंगे यहाँ पर, इसको कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से। इसके बाद में जाएंगे टैली प्राइम में और यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट कर दिए, ठीक है। एक्सपेंसेज पेएबल का लेजर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमको बता देना है एक्सपेंसेज पेएबल का लेजर, ठीक है। यहाँ पर प्रोविज़न इसका ग्रुप होगा और नॉर्मल लेजर बना के हम इसको क्रेडिट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी हमारे एक्सपेंसेज हैं हमने इनका प्रावधान कर दिया है, प्रोविज़न एंट्री पास कर दी है, ठीक है। अब यह हमारे सभी इसी फाइनेंशियल ईयर में इनका अमाउंट शो होगा और कहाँ शो होगा हम आपको यह भी दिखाएंगे, ठीक है, रिपोर्ट में। तो यह हो गया हमारा दूसरा एंट्री पास कर दिया हमने। अब चलिए देखते हैं तीसरी एंट्री हमारी। अब यहाँ पर हमको प्रोविज़न फॉर सैलरी, चलिए हम यहाँ पर अपने सैलरी का भी प्रावधान कर देते हैं, प्रोविज़न एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है। जनरल वाउचर होगा। डेबिट में हम अपने सैलरी एक्सपेंसेज के लेजर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम जितनी सैलरी हर महीना देते हैं उतना ही अमाउंट हम डाल देंगे जो कि 24,000 रुपये है। बता देंगे राहुल को 12,000 रुपये देते हैं,
ठीक है, सेम वैसे ही एंट्री पास करेंगे जैसे हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद में यह हो गए। अब हम आ जाएंगे क्रेडिट में। क्रेडिट में फिर से हम एक लेजर बनाएंगे। ठीक है, लेजर हमको बनाना है सैलरी, सैलरी। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं फिर से थोड़ा, यहाँ पर हमारा सैलरी ही है। ठीक है, सैलरी, इसके बाद में एक्सपेंसेज, और यहाँ पर हमको पेबल लगा देना है। ठीक है, सैलरी एक्सपेंसेस पेबल। इसके बाद में आ जाएंगे, इसका ग्रुप बताएंगे, प्रोविजन, इंट्रा, इंटर, 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 और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अपने 24,000 सैलरी का भी प्रावधान कर दिए हैं और इसका अमाउंट इसी फाइनेंशियल ईयर में जुड़ गया। चलिए, यहाँ पर हम किसी भी का पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पेमेंट नहीं हो रहा है, एक चीज़ आप याद रखना। ठीक है, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ पर प्रोविजन एंट्री पास कर रहे हैं और जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उनका अमाउंट हमारा इसी फाइनेंशियल ईयर के रिपोर्ट में दिखाई देगा, जो कि हमको वही करना भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी डिप्रिसिएशन एंट्री। देखिए, जो हमारे फिक्स असेट्स होते हैं उनकी वैल्यू हर साल हर दिन कम होती है। जब हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है तो जितने भी हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं, जो भी हमारी स्थायी संपत्ति होती है बेसिकली, उनको हम डिप्रिसिएट करते हैं। चलिए देखते हैं डिप्रिसिएशन एंट्री हम कैसे पास करते हैं। बाउचर हमारा जनरली होगा। और एक चीज़ आपको बता देते हैं, यहाँ पर कैसे हम अपनी डिप्रिसिएशन वैल्यू निकालेंगे कि एक साल में हम कितना अपने फिक्स एसेट्स को डिप्रिसिएट करेंगे, मतलब उसकी कितना हम अमाउंट माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर हमारे 4 ही एसेट्स हैं। एसेट्स नेम दिया गया है, परचेज डेट दी गई है, कितने तारीख में हमने परचेज किया है। ठीक है, एसेट्स की वैल्यू दी गई है जो कि आपको मिल जाएगी। वैल्यू में हमने इसमें एक फॉर्मूला यूज किया है जो कि ए है। ठीक है, इसको हमने ए नाम दे दिया है जो कि हमारी वैल्यू है। यूजफुल लाइफ मतलब हमने अपने हिसाब से देख लिया है कि हमारे कंप्यूटर की जो वैल्यू है, मतलब कि यूजफुल लाइफ है जो 5 साल है। फर्नीचर 6 साल चलेगा, और यहाँ पर एसी जो है वह 5 साल है, और प्रिंटर हमारा 6 साल चलेगा। इसके बाद में इनकी जो यूजफुल लाइफ है 5 साल 6 साल, इसके बाद में इन एसेट्स की वैल्यू 0 हो जाएगी हमारे बिजनेस में। मतलब जब हम अपना बिजनेस 5 से 6 साल कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे एसेट्स जो हैं उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ईयरली डिप्रिसिएशन वैल्यू, तो यहाँ पर हमने जो इसका यूजफुल लाइफ है उसके अमाउंट से उसको हमने डिवाइड कर दिया। तो हमारा एक साल जो है, एक साल में कितना इसको हम डिप्रिसिएट करेंगे उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी असेट्स की। ठीक है, इसके बाद में अब हम देखेंगे जो हमारा फाइनेंशियल ईयर का हमने कंप्लीट किया है, जो हमने फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया है उसमें हमने कितने दिन इस असेट्स को यूज किया है। तो यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे 6 तारीख 8वां महीना 2022 से हमने आज की डेट तक कितने दिन हुए हैं, तो हमने सारे के सारे एक ही डेट में परचेज किए थे। तो हमारी यूज जो हुए हैं 238, मतलब 238 डेज हमने यूज किया है। तो इसको हमने डी नाम दिया है। ठीक है, और जो हमने यहाँ पर ए और बी को डिवाइड करा था तो यहाँ से हमारा सी निकल के आ गया है, मतलब कि एक साल की वैल्यू, डिप्रिसिएशन वैल्यू। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हमारा एक साल जो हमने अभी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया है उसमें हमने कितना मतलब कि डिप्रिसिएट करना है किसी भी एसेट्स को। तो यहाँ पर आपको ए जो है हमारा, मतलब कि कंप्यूटर और फर्नीचर पूरी वैल्यू ए। ठीक है, इसके बाद में गुणा हमको करना है इंटू डी, मतलब यह है कि हमको जितने दिन हमने यूज किया है उसको हमको उससे गुणा कर देना है, इंटू कर देना है। ठीक है, इसके बाद डिवाइडेड 365, मतलब कि हमको उससे एक साल के दिनों से डिवाइड कर देना है। तो हमारा निकल के आ जाएगा कि हमने इस फाइनेंशियल ईयर में कितना हम यूज किए हैं एक असेट्स को। तो यहाँ पर यह फार्मूला आप यूज कर ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके पास अगर पीडीएफ है नहीं है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आप इसकी वैल्यू देख लीजिए, एक एक एसेट्स जो हमारे हैं यहाँ पर उसके आगे हमने इसको कैलकुलेशन करके लगाया है, और इसका टोटल जो अमाउंट है
9020 है। और एक एक करके आपको इसमें मिल जाएगा 2608 रुपये कंप्यूटर की वैल्यू आई है जो हमने इस फाइनेंशियल ईयर में यूज किया है। इसको हमको अब माइनस करना है, डिप्रिसिएट करना है। तो चलिए देखते हैं हम इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे। इसका फार्मूला वगैरह समझ लेना। इस प्रकार हम अपना डिप्रिसिएशन वैल्यू निकालते हैं। कभी कभी हम अपना परसेंटेज के हिसाब से भी निकालते हैं। मतलब यह हम देख लेते हैं कि जैसे कि कंप्यूटर हमारा 5 साल है इसकी वैल्यू, तो हम देख लेते हैं 1 साल में हमारा कितना परसेंट हमको माइनस करना है। तो हम परसेंटेज के हिसाब से भी अपनी असेट्स की जो वैल्यू है डिक्रीज कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दूसरा ऑप्शन चुना है। इस प्रकार हमने निकाला है। आप परसेंटेज के हिसाब से भी अपने बिजनेस को जो स्थायी संपत्ति है, फिक्स एसेट्स है, आप उसको डिक्रीज कर सकते हैं, डिप्रिसिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी एंट्री पास करते हैं जो कि हमारी डिप्रिसिएशन एंट्री है। और यहाँ पर बताया भी गया है all fixed assets should be depreciated on 31 मार्च in the last month of the financial year। मतलब यह है कि हमको अपने फाइनेंशियल ईयर के लास्ट की जो हमारी डेट होती है, लास्ट मंथ की लास्ट डेट में हमको सभी जो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं, स्थायी संपत्ति होती है, हम उनको डिप्रिसिएट करते हैं और हमको करना चाहिए। नहीं तो हमारी जो रिपोर्ट होती है वह गलत बनेगी। मतलब हमारे असेट्स में यह अमाउंट हमारी संपत्ति के रूप में हमेशा शो होता रहेगा जो इसकी है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। हमारा वाउचर जनरली होगा और डेबिट हमको यहाँ पर क्या करना है। देखिए, जब हमने अपने असेट्स को ख़रीदा था, ठीक है, जब हमने अपने पूरे एसेट्स खरीदे थे तो हमने उनको सारे के सारे डेबिट किए थे क्योंकि हमारे बिजनेस में सारे के सारे वह आए थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको डेबिट कुछ और करना है। डेबिट के लिए हमको एक लेजर बनाना पड़ेगा जो कि हमारा डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेज है। मतलब कि उसका जो नाम होगा डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेज। और जब हम नेक्स्ट ईयर में भी अपना जैसे कि अभी तो हम यह एक ही साल आपका बिजनेस देख रहे हैं, जब आप ओरिजिनल बिजनेस मैनेज करेंगे तो यह लेजर आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी यूज करेंगे जो कि डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेज के नाम से हम अपने बिजनेस में बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक लेजर बनाएंगे डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेज, और जो कि हमारा पूरा अमाउंट है सारे असेट्स का उसको हम इसी लेजर में रखेंगे। बाकी जो हमारे असेट्स हैं जब हमने परचेज किया था तो वह सारे के सारे डेबिट हुए थे। अब हमको यहाँ पर सारे के सारे क्रेडिट करना होगा। मतलब उनकी अमाउंट से कुछ अमाउंट हमको माइनस करना है, तो उसके लिए हमको क्रेडिट करना होगा। ठीक है, जब भी अगर हम किसी भी चीज़ का जब क्रेडिट करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने लेजर पहले बना लेते हैं। यहाँ पर चलिए अपने नेम को कॉपी कर लेंगे। यहाँ से हम सबसे पहले डिप्रिसिएशन को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर कंट्रोल C से हमने इसको कॉपी कर लिया है। अब हम जाएंगे लेजर क्रिएशन में और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखिए, हमको यहाँ पर बनाना है डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। ठीक है, यह लेजर हमारा बनेगा और जो हमारी वैल्यू कम हो रही है वह एक प्रकार का हमारा एक्सपेंसेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका ग्रुप हम बताएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। नॉर्मल लेजर बनेगा, जीएसटी से हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है। ठीक है, इसके बाद में यह लेजर हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका अमाउंट हमको कितना डालना है अब हम आपको बता देते हैं। जो हमने वहाँ पर निकाला हुआ है टोटल अमाउंट यहाँ पर हमको बताना है अपने डिप्रिसिएशन का, जो कि है हमारा 9020 रुपये। ठीक है, इस अमाउंट को हमको यहाँ पर डाल देना है। इंटर करेंगे, क्रेडिट पूछ रहा है। अब हम अपने एक एक असेट्स को यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले हम अपने कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमको उसका अमाउंट डालना है जो कि है हमारा डिप्रिसिएशन वैल्यू जो हमने इस वर्ष में, इस साल में यूज किया है, जो कि है 2608 रुपये। ठीक है, इसको हम यहाँ पर डाल देंगे 2608 रुपये। ये हो गया। फिर से हमारा क्रेडिट पूछेगा। क्रेडिट में हमको अपने दूसरे असेट्स को सिलेक्ट करना है जो कि है हमारा फर्नीचर। ठीक है, यहाँ पर फर्नीचर का अमाउंट हमने निकाला है 2717 रुपये। ठीक है, हमको बता देना है 2717 रुपये। इंटर करेंगे, फिर से क्रेडिट पूछेगा। जो हमारा नेक्स्ट असेट्स है एसी है, शायद एसी ही है,
यहाँ पर एसी, तो हमने इसका नाम क्या सेव किया है वह देखना पड़ेगा। यहाँ पर एसी से तो नहीं आ रहा है, एयर कंडीशनर शायद हमने सेव किया था, ठीक है। यहाँ पर एसी को हमने एयर कंडीशनर नाम दिया था, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। एयर कंडीशनर का शॉर्ट फॉर्म एसी होता है। इसके बाद में यहाँ पर इसकी हम वैल्यू बता देंगे। यहाँ पर हमारी है एसी की सेम है, यहाँ पर ऊपर वाले कंप्यूटर का सेम वैल्यू है यहाँ पर 2608 रुपये, क्योंकि इसका जो यूजफुल लाइफ है दोनों का 5-5 साल है और इनका अमाउंट भी सेम है, इसलिए दोनों का अमाउंट यहाँ पर सेम आ रहा है 2608 रुपये, ठीक है। यहाँ पर हम बता देंगे 2608 रुपये। बाकी अब हमारा फिर से क्रेडिट में हमको बताना है अपने नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है, यहाँ पर हमारा है प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इंटर करेंगे और इसका जो अमाउंट है वह ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि एक ही लास्ट हमारा बचा था 1087 रुपये, मतलब 1087 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आ गया। तो इस प्रकार हम अपने बिजनेस में जो भी स्थायी संपत्ति या फिक्स असेट्स होते हैं उनको हम डिप्रिसिएट करते हैं, डिप्रिसिएशन एंट्री पास करते हैं, ठीक है। अब एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यह हो गई हमारी एक्सेप्ट। चलिए देखते हैं अब हम अपनी दूसरी और कौन सी एंट्री है, ठीक है। यहाँ पर हमारी डिप्रिसिएशन एंट्री हो गई। चलिए हम देखते हैं अपनी एडजस्टमेंट एंट्री। देखिए एडजस्टमेंट एंट्री में हमारी कुछ एंट्रियाँ आती हैं, हम अपने हिसाब से जो हमारे बिजनेस में होता है उसके हिसाब से आपके बिजनेस में एडजस्टमेंट एंट्री कम हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। यहाँ पर हमारे 3 हैं, आपके बिजनेस में ज़्यादा हो सकती हैं, किस हिसाब से का आपका बिजनेस है। तो यहाँ पर हमने कुछ एडजस्टमेंट एंट्रियाँ ली हैं जो कि हमको करना है, जिसमें हमारी 88 नंबर एंट्री है जो कि है हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अराउंड ₹3500। तो यहाँ पर हमने बताया है कि हमारे बिजनेस में कुछ स्टॉक है जो कि है हमारा स्टेशनरी का, उसको हमको अपने न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए लेके जाना है, उसको हमको मतलब कि न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए रखना है। मतलब ये हमारी एक प्रकार की एक्स्ट्रा संपत्ति है जो इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास बच गई है। इसका अमाउंट लगभग इतना है और हम नेक्स्ट ईयर में इसका अमाउंट लेके जाएंगे। समझ गए आप? यहाँ पर जो हमारी स्टेशनरी है जो हम ऑफिस में यूज करते हैं, ठीक है, वह स्टेशनरी हमारे पास इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में कुछ पड़ी हुई है, तो उसका अराउंड मतलब हमने ये समझ लिया कि ये 3000 की है, 4000 की है। एग्जैक्ट तो हमको नहीं पता कि इतने की होगी, ठीक है। हमने लगभग अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ 4000 5000 की है, तो हम इसको अपने न्यू फाइनेंशियल ईयर में जोड़ लेंगे, क्योंकि जितना हमने यूज किया है, जो भी हमारे स्टेशनरी खर्चा हुआ है, उसको हम अपने जो हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया है उसमें बता के जो बची है स्टेशनरी उसको हम न्यू ईयर में लेके चले जाएंगे। चलिए देखते हैं इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। इसके बाद में फिर हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री। यहाँ पर हम जाएंगे अपने वाउचर में, वाउचर में जाने के बाद डेबिट में आ जाएंगे। देखिए जब हमने ऑफिस की स्टेशनरी को परचेज किया था तो वहाँ पर हमने इसको हमेशा डेबिट किया था, क्योंकि हम इनको खर्चा करते हैं और हमारे बिजनेस में जो भी चीज़ आती है उसको हम डेबिट भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी स्टेशनरी एक्सपेंसेज है उसको हम ऑलवेज डेबिट करते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा होगा। जो हमारी स्टेशनरी है उसको हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, ठीक है। क्रेडिट करेंगे और हमको एक लेजर यहाँ पर बनाना पड़ेगा जिसको हमको डेबिट करना है। डेबिट हमको करना है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को और अपने स्टेशनरी एक्सपेंसेज को लेजर को डेबिट करेंगे। तो मतलब हमारे न्यू फाइनेंशियल ईयर में जो हम अमाउंट यहाँ पर डालेंगे स्टेशनरी का, वह न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम डेबिट में एक लेजर बनाएंगे Alt C से, और यहाँ पर हम अपने स्टेशनरी जो हमारा लेजर है यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेते हैं, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। इसके बाद में इसका अमाउंट हम बता देंगे 3500 रुपये। यहाँ पर Ctrl V से पेस्ट करेंगे, ठीक है। यह हमारा स्टॉक है स्टेशनरी का, इसको हम न्यू फाइनेंशियल ईयर में लेके जा रहे हैं और इस प्रकार हम लेके जाते हैं। इसको हम देख लेंगे। यहाँ पर इसका ग्रुप हमको बताना है असेट्स। देखिए जब हमने स्टेशनरी एक्सपेंसेज का लेजर बनाया था तो वह हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज था, लेकिन यह हमारा एक तरह का मतलब यह एक तरह की हमारी संपत्ति है, न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए हम लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम ग्रुप करंट असेट्स बताएंगे फिलहाल के लिए। इसके बाद में यहाँ पर हमको सारी चीज़ें नॉर्मल रखना है और यह लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है।
तो यह लेज़र हमारा मतलब कि एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पर हमको बताना है इसका अमाउंट 3,500 रुपये क्रेडिट पूछ रहा है। क्रेडिट में अब हमको बता देना है अपने स्टेशनरी एक्सपेंसेस को, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्टेशनरी एक्सपेंसेस सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमको इस ऑफिस स्टेशनरी हमने नाम रखा था, तो ऑफिस स्टेशनरी हमको डालना पड़ेगा। यहाँ पर ऑफिस स्टेशनरी मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर हम इसको 3,500 से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अभी तक हमने इसको डेबिट किया था, अब हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। जो हमारी 3,500 रुपये इसमें आ गए हैं, यह हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए एक प्रकार की संपत्ति हो गई। और जो ऑफिस स्टेशनरी में अमाउंट बचा है, यह हमारा इस फाइनेंशियल ईयर का एक्सपेंसेज हो गया ऑफिस स्टेशनरी का। ओके, चलिए बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यह भी एंट्री हमारी हो गई। चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री कौन सी है। यहाँ पर हमारी है 89 नंबर, जो कि है हमारी प्रोविजन फॉर टैक्स, जीएसटी इनकम टैक्स फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। देखिए हमारे बिजनेस में जीएसटी तो हमारी लायबिलिटीज होती है, ठीक है। जीएसटी तो हमारी लायबिलिटीज होती है, तो वह हमारी ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी न्यू फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि हमारी लायबिलिटीज है, ठीक है। यहाँ पर हमारी कुछ और टैक्स होते हैं हमारे बिजनेस में, जैसे कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो हमने अभी तक पे नहीं किया है, और कैसे पे करते हैं उसका अलग प्रोसेस है, ठीक है। अपना हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमको जीएसटी एक अलग टैक्स हो जाता है, गुड एंड सर्विस टैक्स है, लेकिन इनकम टैक्स अलग हो जाता है। जो जीएसटी है वह हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि गुड्स एंड सर्विस में लगती है। लेकिन जो इनकम टैक्स होती है वह एक डायरेक्ट टैक्स है, वह किसी व्यक्ति या फिर किसी संस्था के इनकम में लगती है, ठीक है। टैक्स जो इनकम टैक्स होता है वह डायरेक्ट टैक्स में आता है, जो कि हमारा इनकम टैक्स होता है। लेकिन इनकम टैक्स हमको कैसे पे करना होता है उसका एक अलग प्रोसेस होता है। हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट होता है हमारा, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसका जो रिपोर्ट होती है वह हमको इनकम टैक्स को सबमिट करना होता है। इसके बाद में इनकम टैक्स देखता है कि आपका बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितने एक्सपेंसेज हुए हैं, कितने खर्चे हुए हैं, ठीक है। आपका प्रॉफिट जितना भी होता है उसमें से आपके एक्सपेंसेज माइनस हो जाते हैं। इसके बाद में आपका प्रॉफिट का अमाउंट बचता है। प्रॉफिट के अमाउंट आपका किस कैटेगरी में आता है, उसमें कितना % इनकम टैक्स लगना चाहिए, उस स्लैब के हिसाब से, आपके बिजनेस के कैटेगरी के हिसाब से उसमें इनकम टैक्स लगता है आपके प्रॉफिट में, ठीक है। वह आपको गवर्नमेंट को पे करना ही होता है, उससे आप बच नहीं सकते। अगर आप कोई भी बिजनेस बड़ा या फिर मीडियम साइज का आप करते हैं तो। अगर छोटा मोटा बिजनेस है तो उतनी इनकम ही नहीं होती, उस कैटेगरी में आप आते ही नहीं हैं, तो आपको टैक्स नहीं पे करना होता है। इसी को मतलब टैक्स चोरी भी बोला जा सकता है। अगर आपके बिजनेस है भी अगर उस लेवल का, फिर भी आप टैक्स नहीं पे कर रहे हैं तो टैक्स चोरी हो गई एक प्रकार की, ठीक है। लेकिन आपकी अगर बिजनेस में अच्छी खासी इनकम होती है और आप उस कैटेगरी में आते हैं कि आपको इनकम टैक्स भरना होता है, तो हम इसी प्रकार भरते हैं। अपने बिजनेस को हम पहले मैनेज करते हैं, इसके बाद में 1 साल में जब हमारा रिपोर्ट कंप्लीट होती है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा रिपोर्ट होती है, उसको हम इनकम टैक्स को सबमिट करवाते हैं। उसमें से हमारे एक्सपेंसेज माइनस होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको इनकम और एक्सपेंसेज दोनों शो होता है। इनकम से आपकी एक्सपेंसेज को माइनस करने के बाद जो इनकम बचती है, आपकी वह इनकम किस कैटेगरी में आती है, उस हिसाब से आपको परसेंटेज के हिसाब से टैक्स देना होता है। यहाँ पर हम दे तो नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आपको देना हो तो कैसे देंगे वह हम समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ अमाउंट अपने हिसाब से ले लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है प्रोविजन फॉर टैक्स। यहाँ पर फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, यहाँ पर हम 1,000 रुपये टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। आपके बिजनेस में ज़्यादा भी हो सकता है, टैक्स देने के बाद में आप एंट्री पास करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर प्रोविज़न कर रहे हैं कि हमने इतना टैक्स दिया है और उसको हम कैसे देंगे वह हम समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको जाना है अपने बाउचर में, और यहाँ पर हमारा जो बाउचर होगा, हम अपने बाउचर को जनरल बाउचर में, जो हमारा बाउचर है सारी एंट्रियों को जनरल ही होगा, ठीक है। इसके बाद में जाएंगे बाउचर में, जनरल बाउचर, डेबिट यहाँ पूछ रहा है। देखिए जो हमारे जीएसटी होती है वह हमारी लायबिलिटीज होती है, ठीक है। लायबिलिटीज वह ऑटोमेटिक वह अमाउंट एडजस्ट होता रहता है वहाँ पर, उसमें हमको कुछ भी डेबिट क्रेडिट करना होता नहीं है। मतलब कि ऑटोमेटिक जीएसटी का अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेशन वगैरह होता रहता है, ठीक है। वहाँ पर हमारा जो
जीएसटी इनपुट जीएसटी होती है वह डेबिट होती है, आउटपुट जीएसटी हमारी जब आती है वह क्रेडिट होकर फिर हमारा इनपुट उससे माइनस हो जाता है। इस प्रकार प्रोसेस होता है जीएसटी का। लेकिन जो इनकम टैक्स होता है या फिर इस प्रकार का जो हम टैक्स देते हैं वह एक प्रकार का हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो जाता है, मतलब कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। क्योंकि हम टैक्स देंगे तो हमारे बिजनेस से पैसे जाएंगे, हमारे पास से पैसे जाएंगे, तो वो हमारे खर्चा हो गया एक प्रकार का। तो जो हमारा इनकम टैक्स होगा वह एक प्रकार का हमारा खर्चा होगा। तो उसका जो लेजर बनेगा इनकम टैक्स एक्सपेंसेज का हमको लेजर बनाना पड़ेगा और उसका अमाउंट हमको अपने खर्चे में दिखाना पड़ेगा कि हाँ भैया हमने इतना टैक्स दिया है और इनकम टैक्स दिया है। ठीक है, अल्ट सी से जाएंगे और यहाँ पर हमको बता देना है, लेजर बनाना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्सपेंसेज। यह हमारा लेजर बन गया इनकम टैक्स एक्सपेंसेज। ठीक है, इसको हम बताएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज भी रख सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, दोनों का ग्रुप अलग अलग है, काम वही है, आपका एक्सपेंसेज शो होगा। ठीक है, खाली ग्रुप अलग अलग है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि डायरेक्ट में रख देंगे तो क्या गलत हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट में रखेंगे तो गलत नहीं होगा। पर हम ज़्यादातर अपने एक्सपेंसेज जो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में ही रखते हैं। यहाँ पर हमारा जो इसका जीएसटी वगैरह है सारी चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, इसमें हमको कुछ भी एप्लीकेबल रखना नहीं है। अब यहाँ पर हम अपने एग्जाम्पल के तौर पे बता देंगे, हमने यहाँ पर 1000 रुपये टैक्स दिया है। ठीक है, दिया तो नहीं है, सिर्फ हम इसका प्रावधान कर रहे हैं, मतलब कि प्रोविजन एंट्री पास कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं टैक्स को, कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा अराउंड इतना टैक्स हमको देना पड़ सकता है। आपको ज़्यादा भी देना पड़ सकता है, कम भी देना पड़ सकता है, वो अलग बात हो गई। ठीक है, पर अगर आप ओरिजिनल बिजनेस में अगर प्रोविज़न करेंगे अपने टैक्स का तो इसी प्रकार करेंगे। एंट्री करने का प्रोसेस यही रहेगा, अमाउंट आपका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमको फिर से एक लेजर बनाना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर प्रोविज़न कर रहे हैं अपने इनकम टैक्स का। तो यहाँ पर हमको अपने इनकम टैक्स एक्सपेंसेज पेएबल का प्रोविज़न लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको फिर से एक लेजर बनाना है, इनकम टैक्स एक्सपेंसेज पेएबल। ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसका हमको जो ग्रुप बताना है वह प्रोविज़न बताना है, यहाँ पर गड़बड़ ना हो, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह हो गया हमारा टैक्स का प्रावधान करना, मतलब कि हम इसका प्रोविजन एंट्री पास कर दिए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है कि 90 नंबर एंट्री है। एक प्रकार की यह हमारी एक लास्ट एडजस्टमेंट एंट्री है। इसके बाद में हमको कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम अगर सारी अपनी एडजस्टमेंट या प्रोविज़न एंट्री पास कर चुके हैं उसके बाद में यह एंट्री हम पास करते हैं, जो कि है हमारा ड्राइंग अकाउंट बैलेंस ट्रांसफ़र टू मिस्टर विजय कैपिटल अकाउंट। तो आपको याद होगा बिजनेसमैन जैसे कि मिस्टर विजय हैं अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम एक अलग लेजर बना लिए थे। और जब ये पैसे निकालते हैं बिजनेस से तो हम उस अमाउंट को ड्राइंग अकाउंट में रखते थे। ठीक है, अब हमको अपने फाइनेंशियल ईयर के लास्ट जो हमारी एंट्री हो रही है उसमें हमको इस अमाउंट को मिस्टर विजय के अमाउंट से मतलब कि ट्रांसफ़र कर देना है इनके अमाउंट को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम नहीं भी करेंगे तो हमारा जो वहाँ पर आप रिपोर्ट देखेंगे बैलेंस शीट में, तो वहाँ पर आपके इनके अमाउंट ऑटोमेटिक माइनस कर ही देता है। यहाँ पर आप बैलेंस शीट में जाएंगे, जैसे बैलेंस शीट में जाके अल्ट F1 से इसको बड़ा कर लेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ड्राइंग अकाउंट जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर माइनस हो गया है। लेकिन हमको इस लेजर को भी जीरो करना है इस फाइनेंशियल ईयर में, इसलिए हम इस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे तो ऑटोमेटिक माइनस हो करके यहाँ पर हमारा इनका अमाउंट शो होने लगेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर शो हो रहा है बैलेंस शीट में, लेकिन हम अपने न्यू फाइनेंशियल ईयर का हिसाब अलग रखेंगे और इस फाइनेंशियल ईयर का हिसाब अलग रखेंगे। इसलिए हमको इस फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने कितना पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, इसी फाइनेंशियल ईयर में हमको उसको दिखाना है। ठीक है, तो यह हो गई हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। चलिए देखते हैं, हम अपने वाउचर में जाएंगे यहाँ पर, और वाउचर जो हमारा होगा यहाँ पर हम यहाँ पर वाउचर जो यूज करेंगे अपना जनरली वाउचर यूज करेंगे, क्योंकि जो भी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होती है हम अपनी जनरल वाउचर ही यूज करते हैं जो भी हमारी इस प्रकार की एंट्री होती है। तो यहाँ पर डेबिट पूछ रहा है, डेबिट में हमको क्या बताना है। डेबिट देखिए, जब मिस्टर विजय ने बिजनेस में पैसे दिए थे तो हमने उनको क्रेडिट किया था। ठीक है,
क्रेडिट किया था। इसके बाद में जब वह पैसे निकालते थे पर्सनल यूज के लिए तो वहाँ पर हम ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर उसकी जस्ट उल्टा एंट्री हम करेंगे। यहाँ पर मिस्टर विजय को हम करेंगे डेबिट और अपने ड्राइंग अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, तभी हमारा वह अमाउंट यहाँ से मतलब ड्राइंग अकाउंट से माइनस हो जाएगा, क्योंकि उससे पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे विजय के अकाउंट में। तो यहाँ पर हमको डेबिट करना है मिस्टर विजय को, तो यहाँ पर विजय को हम सिलेक्ट करेंगे, मिस्टर विजय। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 लाख रुपए इन्होंने बिजनेस में दिए थे और क्रेडिट हैं, ठीक है। अब हम इनको डेबिट कर रहे हैं, कितने से? 5,000 रुपये से। अब आपको 5,000 रुपये कहाँ से मिले? तो बैलेंस शीट में अभी हमने आपको दिखा दिया कि इतने पैसे निकाले हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमने सिर्फ एक बार ही निकाला था, मतलब कि मिस्टर विजय ने एक बार ही बिजनेस से पैसे निकाले हैं, इसलिए 5,000 ही है। आपकी बिजनेस जो भी हो उसमें ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हमको बताना है 5,000 रुपये इंटर करेंगे, क्रेडिट पूछ रहा है। अब आप देख सकते हैं इनका अमाउंट यहाँ पर माइनस हो गया। अब जब आप मिस्टर विजय कैपिटल अकाउंट चेक करेंगे, मतलब कि इनका लेजर आप चेक करेंगे, तो आप अब ये 14,95,000 से क्रेडिट दिखाएंगे, ठीक है। ये 15 लाख से नहीं दिखाएंगे। इस प्रकार हम इस अमाउंट को एडजस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको इनका जो भी खर्चा है वह इनके अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देना है। और यह दोनों जो लेजर हमने बनाया था दोनों हमारे ग्रुप कैपिटल ही हैं, मतलब कि बिजनेस के ओनर का ही अकाउंट लेजर है दोनों। अब यहाँ पर हमको ड्राइंग अकाउंट बता देना है। अब हमारा ड्राइंग अकाउंट 0 हो गया। अब एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह हो गई हमारी एंट्री एक्सेप्ट, जिसमें हमने अपने बिजनेस के खर्चे, जो बिजनेसमैन ने जो अपने खर्चे के लिए पैसे निकाला था उनके हम अमाउंट से ट्रांसफ़र कर दिए उनके अमाउंट में, मतलब वह जाके माइनस हो गया। अब देखिए सारी एंट्री पास करने के बाद में जो हमारी प्रोविज़न, डिप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट, अदर एडजस्टमेंट जो भी हमको करना है, सारी एंट्री करने के बाद में हम लास्ट में एंट्री पास करते हैं क्लोजिंग एंट्री, जो कि हमारी किसी भी फाइनेंशियल ईयर के किसी भी बिजनेस के महीने की लास्ट डेट में लास्ट एंट्री हम पास करते हैं, जो कि हमारी होती है क्लोजिंग एंट्री। इसके बाद में हमको कोई भी एंट्री पास नहीं करना है, फिर हम अपना न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करते हैं। मतलब यह है कि हमारी 1 साल की जो रिपोर्ट होती है वह कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में हमको कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है इस फाइनेंशियल ईयर में जो हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग एंट्री जो हमारी होती है इसमें बेसिकली हमारी 91 नंबर एंट्री है, जिसमें हमको प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट है उसका जो बैलेंस है उसको हमको मिस्टर विजय के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। यहाँ पर हमको मिस्टर विजय के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट को। तो यह हो गया हमारा क्लोजिंग एंट्री की बात। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारी क्लोजिंग एंट्री करते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे हम डेबिट में, जनरल वाउचर होगा, वाउचर हमारा सेम रहेगा जनरल वाउचर, ठीक है। अब यहाँ पर हमको डेबिट पूछ रहा है। डेबिट में हमको क्या करना है? देखिए जब किसी को भी पैसे मिलते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, और जब किसी से पैसे जाते हैं तो उनको हम क्रेडिट करते हैं। मतलब यह है कि यहाँ पर मिस्टर विजय को एक तरह से प्रॉफिट अगर हुआ है तो वह डेबिट ही होंगे, और अगर लॉस हुआ है तो वह अमाउंट उनके पास है, जो उनका 15 लाख रुपए लगाया है बिजनेस में, उससे वो माइनस हो जाएगा अगर लॉस हुआ होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट हम पहले देख लेते हैं कितना है। यहाँ पर भी देख सकते हैं जैसे वाउचर में खड़े हैं जनरल वाउचर में, और यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अगर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमको अमाउंट मिल जाएगा। यहाँ पर अमाउंट है 515 रुपये। अब 515 रुपये यहाँ पर क्यों दिखा रहा है उसको हम आपको बताएंगे, क्यों इतना कम हमारा प्रॉफिट हुआ है, उसका रीज़न है हमारे बिजनेस में, और वह हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप अलग टाइप से भी देख सकते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में हम चले जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में जाने के बाद में यहाँ पर आ जाएंगे नेट लॉस में। अल्ट F1 से इसको बड़ा कर लेंगे, और यहाँ पर जो भी हमारे एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं सारी चीज़ों से माइनस करने के बाद में हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है वह हमारा नेट प्रॉफिट में दिखाता है। देखिए नेट प्रॉफिट में हमारा कम अमाउंट क्यों दिखा रहा है, मतलब कि इतना कम प्रॉफिट हुआ है हमारा 1 साल में। इसमें पहले तो हमारे सारे एक्सपेंसेज माइनस हो गए, ठीक है, प्रॉफिट हमारा इतना है। उसका रीज़न ये है जो हमने माल को परचेज और सेल किया है,
परचेज तो हमने अमाउंट जो हमने रखा था वो तो चलो ठीक है, वो तो अच्छा अमाउंट था जिसमें हमने परचेज किया था, लेकिन जब हमने माल को सेल किया था वहाँ पर हमने बहुत ही कम उसमें प्रॉफिट जोड़ा था। मतलब ये है कि हर एक अमाउंट में 200-400 रुपये हमने इंक्लूड किया था, जिसके वजह से हमारा प्रॉफिट बहुत ही कम आया है। अगर हम ओरिजिनल बिजनेस करते हैं तो हम सारी अपनी कैलकुलेशन करते हैं, उस हिसाब से हम अपना माल को सेल और परचेज करते हैं। यहाँ पर हम प्रैक्टिकल कर रहे थे तो उसमें हमने ऐसा नहीं है कि मतलब हमने ऐसे 2000 का माल खरीदा तो उसको 5000 में बेचते हैं, ठीक है, इस प्रकार हमने नहीं किया है। हमने 2000 का माल खरीदा था तो उसको हमने 2200 में बेच दिया, 2100 में बेच दिया। इसके लिए हमारा प्रॉफिट बहुत कम आया है। तो यहाँ पर आप उससे कंफ्यूज मत होना कि इतना कम प्रॉफिट क्यों है, क्योंकि हमारा ओरिजिनल बिजनेस भी नहीं है और हमने बहुत ही मिनिमम प्रॉफिट जोड़ करके माल को सेल किया था, जिसके वजह से यह प्रॉफिट कम है। इसमें हमारे एक्सपेंसेस भी माइनस हुए हैं, नहीं तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा था, लेकिन हमारे एक्सपेंसेस भी हैं जो कि 3 लाख के आसपास एक्सपेंसेस हमारा पहुंच गया है, जिसमें आपको सैलरी है 1,80,000 रुपये सैलरी है, हर महीने हम 24,000 देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वह सारे एक्सपेंसेस भी माइनस हुए हैं हमारे प्रॉफिट से, तो इसलिए हमारा प्रॉफिट भी कम हो गया। नहीं होता ज़्यादा होता, लेकिन एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद थोड़ा कम हो गया है। आपका जो बिजनेस हो सकता है, जब आप बिजनेस कोई मैनेज करेंगे तो आपकी सारी कैलकुलेशन होगी। अगर आपने 1000 का माल ख़रीदा है तो उसमें कितना टैक्स लगा है, फिर इसके बाद में आप उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे, इसके बाद बेचेंगे, फिर उसमें से हमारी इनकम भी होगी और आउटपुट टैक्स भी आएगा, ठीक है। तो वह अलग कैलकुलेशन हो जाती है। यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल समझा है और उसमें हमने मिनिमम इनकम जोड़ा था, जिसके लिए हमारा प्रॉफिट बहुत ही कम है। तो इसमें आप दिक्कत महसूस मत करना कि इतना कम प्रॉफिट क्यों है। तो यह अमाउंट आप लेजर में भी देख सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाके देख सकते हैं और अपने बाउचर में खड़े रहते हुए भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको डेबिट अपने करना है मिस्टर विजय को, तो यहाँ पर हम विजय को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप इनका अमाउंट देख सकते हैं 14,95,000 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इनको डेबिट कर देना है। कितने से डेबिट में हमको रखना है इनको 550 रुपये, इंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा नहीं, यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्या हो रहा है, यहाँ पर एक चीज़, जो हमारी इनकम होती है वह ऑलवेज क्रेडिट होती है। यहाँ पर हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। जो हमारी इनकम होती है, देखिए जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम में अमाउंट दिखा रहा है, इनकम जो भी हमारी होती है किसी भी बिजनेस में, चाहे वो बिजनेस किसी भी प्रकार का हो, जो हमारी इनकम होती है वह ऑलवेज ऑटोमेटिक क्रेडिट होती है। चाहे हमको डिस्काउंट मिले वह हमारी क्रेडिट होती है, या फिर हम कोई माल को सेल करें उससे हमारा जो पैसा आता है वह हमारा जो मतलब कि सेल्स अकाउंट जो होता है वह हमारा क्रेडिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमसे कन्फ्यूजन हो गया, मतलब कि मिस्टेक हो गई। यहाँ पर हमारा जो मिस्टर विजय हैं वह क्रेडिट होंगे और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है वह डेबिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में हमारी इनकम हुई है तो वह हमारी क्रेडिट हुई है, क्योंकि इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमको मिस्टर विजय को यहाँ पर डेबिट नहीं रखना है, मिस्टर विजय हमारे क्रेडिट होंगे और यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट है वह डेबिट साइड में आएगा। तो यहाँ पर हमको प्रॉफिट एंड लॉस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जो इसका अमाउंट है वह हमको बता देना है 550 रुपये जो भी है इसका, ठीक है, इंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं इसका अमाउंट है कितना टोटल, इसके बाद में फिर हम यहाँ पर इसको डेबिट करेंगे। पहले हम देख लेंगे, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे एक बार। यहाँ पर 2 बार एंट्री हम पास कर दिए उसी की, तो इसलिए यहाँ पर अमाउंट बराबर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। पीछे आ जाते हैं एक बार फिर से और वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद में यहाँ पर डेबिट में हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रायल बैलेंस देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अकाउंट अपना सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 515 रुपये है, ठीक है, और यह क्रेडिट है। अब हम इसको यहाँ पर डेबिट कर रहे हैं। देखिए कन्फ्यूजन थोड़ा हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट होता है वह ऑलवेज क्रेडिट होता है और जो हमारे एक्सपेंसेज होते हैं वह ऑलवेज डेबिट होते हैं। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर क्रेडिट करना होगा, ठीक है, इसको डेबिट करना होगा, सॉरी। तो यहाँ पर हमको बता देना है 515 रुपये, ठीक है। अब यह 0 हो जाएगा। इसके बाद में अब हमको यहाँ पर मिस्टर विजय को सिलेक्ट कर लेना है और मिस्टर विजय को सिलेक्ट करके इनका जो अमाउंट है प्रॉफिट का वह आके इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि यह इनकी इनकम हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार जो होता है, हम अपने किसी भी बिजनेस
को कंप्लीट करते हैं, अपनी रिपोर्ट जनरेट करते हैं। अब हमारी जो ट्रायल बैलेंस है, अल्ट F1 से इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो अब हमारी रिपोर्ट है, यहाँ पर एक चीज़ है, हमारी जो करंट लायबिलिटीज़ वगैरह हैं वह कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हम सिर्फ अपने एक्सपेंसेस और कुछ मतलब कि एडजस्टमेंट पास किए हैं, और यहाँ पर हमारा जो GST वगैरह का अमाउंट है वह सारा रहेगा और नेक्स्ट ईयर में हमारा चला भी जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जो हमारा फिक्स एसेट्स है उसका अमाउंट कम हो गया, सारा का अमाउंट कम हो गया, यहाँ पर 17,000 बचा है, ठीक है। यह हमारा क्लोजिंग बैलेंस आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यह हमारा इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट का क्लोजिंग बैलेंस है हर एक आइटम का। इसके बाद में जब हम न्यू ईयर फाइनेंशियल ईयर में पहुंचेंगे तो यही जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है यह हमारा हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। मतलब कि इस साल के लिए यह क्लोजिंग बैलेंस हो गया, लेकिन जब हम न्यू ईयर में जाएंगे तो इन सब आइटम का यह हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। इसी को हम क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अपना क्लोजिंग बैलेंस देख रहे हैं, जो कि हमारा फिक्स एसेट्स का इतना है, मिस्टर विजय का इतना है, अभी तो 15 लाख से माइनस हो गए हैं, ठीक है। उसका रीज़न भी और हो सकता है। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर हमारे पास स्टॉक वगैरह भी पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टॉक में हमारे पास में 93,000 का अमाउंट है, जो कि 75 नोट्स पड़े हुए हैं। यह भी एक प्रकार की इनकी संपत्ति है, जब ये बिकेगी तो इनको पैसे भी मिलेंगे, और यह हमारे इस फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है। बाद में जब हम न्यू फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे तो यह हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। यह सारी चीज़ें हमारी न्यू फाइनेंशियल ईयर में पहुंच जाएंगी, हमको कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं करना है। तो इस प्रकार हम अपने किसी भी फाइनेंशियल ईयर की जो हमारी रिपोर्ट होती है उसको जनरेट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में अब इस प्रिंट आउट को हमको निकाल करके अपने जो भी बिजनेस के ओनर होते हैं उनको दिखाना होता है। क्या क्या दिखाना होता है वह हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हमारी बैलेंस शीट है, अल्ट F1 से इसको बड़ा कर लेंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। यहाँ पर हमको प्रिंट आउट इसका निकालने के लिए अपने कीबोर्ड से Ctrl+P दबाना है, और यहाँ पर हमको बता देना है प्रीव्यू में जा कर के, और यहाँ से हम अपना प्रीव्यू देख लेंगे। और इसका जो बैलेंस शीट का डेट है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का, मतलब कि यह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, आपके बिजनेस में कितना क्या है। और यह हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए जो हमारा अमाउंट बचा है यह सारा का सारा न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए हो जाएगा। और जो हमारे ओल्ड फाइनेंशियल ईयर में थे वह अलग थे अमाउंट, अब यहाँ पर सारे के सारे चेंज हो गए हैं। तो यह हमारी रिपोर्ट हो गई, और जो कि हमारी बैलेंस शीट थी। अब इसके बाद में यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे, अल्ट F1 से इसको बड़ा कर लेंगे, और यहाँ पर हम इसको भी मतलब कि प्रिंट आउट निकाल लेंगे और प्रीव्यू देख लेंगे। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा जो पिक्चर है देख सकते हैं। इसका भी हमको प्रिंट आउट निकालना होगा और अपने बिजनेस के ओनर को देना होगा, जिसमें हमारी इनकम होगी और एक्सपेंसेस हमारे माइनस हो गए सारे के सारे जितने भी हैं। यह प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा प्रिंट आउट है, इसको आप निकाल के अपने बिजनेस के ओनर को देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में स्टॉक समरी में हम अपने इसका भी प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे, या फिर दिखा देंगे कि हमको मतलब इतना हमारे पास स्टॉक भी पड़ा हुआ है, जो कि आपको इस प्रकार देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपके पास कितने आइटम हैं, कौन कौन से आइटम हैं, वह सारे आपको मिल जाएंगे अमाउंट वगैरह देख के, ठीक है। तो इस प्रकार अपने स्टॉक समरी को भी हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर का लास्ट होगा। ट्रायल बैलेंस है, अल्ट F1 से इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। अल्ट F1 से इसको बड़ा करने के बाद में इसका अगर हम प्रिंट आउट निकालेंगे Ctrl+P से प्रीव्यू देख लेंगे, और यहाँ पर हमारा जो इस फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट है पूरी, हम इसको देख सकते हैं। इस प्रकार हमारे सारे के सारे रिपोर्ट आपको मिल जाएगी देखने के लिए। अब हम जब न्यू फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे तो हमारे ट्रायल बैलेंस का व्यू पूरा चेंज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा चेंज होगा, सारा का सारा चेंज होगा। अब हम आपको डेट चेंज करके भी दिखा देते हैं कि जब हम न्यू फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे तो हमारी डेट कैसे चेंज हो जाएगी, सारी रिपोर्ट कैसे चेंज हो जाएगी। इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। इसके बाद में आप अपनी अल्ट F2 से डेट चेंज करना अपनी पीरियड की, ठीक है। यहाँ पर अब हमको रखना है अपना पीरियड 1 अप्रैल 2023 से बाद में 31 मार्च 2024। यह हो गया हमारा डेट ऑटोमेटिक चेंज होगी, क्योंकि हमारा 2022 से 23 तक था, अब हमारा 23 से 24 का रहेगा। तो यह हो गया। अब हम अपना ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सारी चीज़ें देखेंगे। पहले आप बैलेंस शीट देख लो।
अल्ट F1 से इसको बड़ा कर लो। अब यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपका अमाउंट दिख रहा है, कैपिटल अमाउंट में आपके इतने पैसे हैं इस समय, ठीक है, मिस्टर विजय इतने से क्रेडिट हैं। इसके बाद में ड्यूटी एंड टैक्स में आपका जीएसटी का जो भी टैक्स है, प्रोविज़न में आपका अमाउंट मिल जाएगा जो आपने प्रोविज़न किया है। अब इसको हम जब एंट्री पास करेंगे तो देखेंगे कैसे एंट्री हम पास करते हैं प्रोविज़न जो हमने किया था, ठीक है। इसके बाद में जो भी आपका पैसा देना है वह भी आपका करंट लायबिलिटीज पूरा आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस आपका जीरो है, कुछ भी नहीं है। इसके बाद में असेट्स में आप आ जाएंगे। फिक्स असेट्स का आप अमाउंट देख सकते हैं, पिछले साल 71,000 कुछ था, अब इस साल के लिए इसका ओपनिंग बैलेंस इतना है। सारे अमाउंट आपको माइनस होकर मिल जाएंगे जो भी है। कंप्यूटर का आपका 20,000, एसी का 20,000 था, फर्नीचर का 25,000 था, अभी माइनस होकर सारा इस फाइनेंशियल ईयर है जो कि हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग बैलेंस, सारे फिक्स असेट्स सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, अल्ट F1 से इसको बड़ा कर देंगे तो यहाँ पर आपको 1 अप्रैल 2023 में आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस में देखिए हमने आपको बताया था जो हमारा पिछले साल में क्लोजिंग था वही इस साल में हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस में आपको 93,000 जो हमारे असेट्स हैं इनका ओपनिंग बैलेंस आपको दिखा रहा है परचेज अकाउंट में। यहाँ पर आपको मतलब कि परचेज अकाउंट में ही, परचेज अकाउंट तो जीरो यहाँ पर दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने कुछ भी खरीदा नहीं है, और 93,000 यहाँ पर हमारा ओपनिंग बैलेंस इसका दिखा रहा है। और हमारा कोई भी एक्सपेंसेज आपको नहीं मिलेगा इसमें क्योंकि हमने अभी तक कुछ भी इस फाइनेंशियल ईयर में किया ही नहीं है, तो हमारा इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ और आपको मिल जाएगा जो कि हमारे, देखिए आपको यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस सेम है, वही चीज़ है यहाँ पर, एक साइड में क्लोजिंग सब दोनों साइड में दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों साइड में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा कुछ भी इनडायरेक्ट इनकम या एक्सपेंसेज नहीं है। यहाँ बैलेंस शीट में जाएंगे, थोड़ा अल्ट F1 से इसको बड़ा कर लेंगे, और यहाँ पर हमने एक जो लेजर बनाया था स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का, आपको अमाउंट यहाँ मिल जाएगा असेट्स में, ठीक है। यह हमारा असेट्स में आपको शो होगा जो कि आपको अभी हम इसमें ट्रांसफ़र भी करेंगे न्यू फाइनेंशियल ईयर में अपने स्टेशनरी एक्सपेंसेज में, तो यह अमाउंट जीरो हम करेंगे, लेकिन उसकी एंट्री हम बाद में करेंगे, सिर्फ हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। और हम अपना ट्रायल बैलेंस देख लेंगे, अल्ट F1 से इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ट्रायल बैलेंस का व्यू कैसा है। जब आपने रिपोर्ट जनरेट किया था वहाँ कैसा था, अब यहाँ कैसा, यह न्यू है बिल्कुल, जो हमारा है अभी इस फाइनेंशियल ईयर में बिल्कुल न्यू है। यहाँ पर आपको क्रेडिट में मिस्टर विजय दिखेंगे, दूसरा आपको कोई भी अमाउंट नहीं दिखेगा। करंट लायबिलिटीज में आपका टैक्स वगैरह जो है, जीएसटी वगैरह, और जो हमको पैसे वगैरह पे करने हैं कस्टमर को वह है, ठीक है। इसके बाद में फिक्स असेट्स में आपका जो अमाउंट है वह सारे दिख जाएंगे। आपका करंट असेट्स में जो ओपनिंग स्टॉक हैं आपके, मतलब कि जो भी आपके पास स्टॉक पड़े हुए हैं, ठीक है। डिपॉजिट में आपको जो पैसा है वह मिल जाएगा। कैश इन हैंड में जो आपको पैसा है, बैंक में जो पैसा है, और स्टॉक जो हमारा, यह भी एक प्रकार का असेट्स हम रख लिए हैं 3,500 रुपये का, तो यह भी दिखाई दे रहा है। अभी हमने कोई एक्सपेंसेज, कोई भी ऐसा परचेज या सेल नहीं किया है, कुछ भी अमाउंट हमारा इसमें शो नहीं हो रहा है। देखिए आप यहाँ पर न्यू फाइनेंशियल ईयर में एंट्री नॉर्मल अभी डेट चेंज करके चालू कर सकते हैं। दूसरा एक प्रोसेस और होता है, आप अपने जो फाइनेंशियल ईयर है या फिर अपनी कंपनी को मतलब कि एक्सपोर्ट कर लें, एक्सपोर्ट करके फिर अपने टैली प्राइम में फिर से इंपोर्ट करें, इसके बाद में फाइनेंशियल ईयर चेंज करके फिर से एंट्री पास करें। हमको लगता है कि जैसे कि फाइनेंशियल ईयर जैसे कि ख़त्म हो रहा है आपका, तो आप उसमें सिंपली ऐसी रिपोर्ट जनरेट करने के बाद में आप फिर से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपनी एंट्री चालू कर सकते हैं जो कि आपकी न्यू फाइनेंशियल ईयर की हों। यहाँ पर हम अपनी एंट्री करेंगे जो हमारी न्यू फाइनेंशियल ईयर की हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो बची कुछ चीज़ें हैं उनको भी हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हम अपनी प्रोविज़न एंट्री क्यों पास करते हैं, अपनी जो भी एंट्री होती हैं, अदर एडजस्टमेंट, इनकम टैक्स वगैरह जो भी है, क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन हम छोटा वीडियो भी बना सकते थे 1-2 पार्ट करके, लेकिन हम सोच रहे थे एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और चलिए, अपना जो ट्रेडिंग बिजनेस था कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक छोटा सा वीडियो और बनेगा। जो हमने प्रोविज़न एंट्री वगैरह पास की हैं उनको हम फिर से एंट्री उनकी पास करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने मार्च महीने की सैलरी वगैरह दी नहीं है, सिर्फ हमने उसका प्रोविज़न एंट्री पास की है, ठीक है।
तो हम अभी कुछ हमारी एंट्रियाँ होंगी जो हम एक वीडियो में और बताएंगे आपको। इसके बाद में हमारा ट्रेडिंग बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम अपना TDS देखेंगे कि हम TDS कैसे काटते हैं और क्यों काटते हैं, किसको काटना होता है, क्यों काटते हैं, कैसा क्या होता है, TDS के बारे में पूरा समझेंगे। फिर इसके बाद में हमारा वैट का प्रोजेक्ट होगा, मतलब कि इंडिया में तो आप GST देखते हैं, लेकिन अदर कंट्री में वैट टैक्स है, तो वहाँ पर आपको अगर जाना है, काम करना है, तो आप कैसे करेंगे, कैसे वैट को मैनेज करेंगे अपने टेली प्राइम में, वह भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हुआ लेकिन काफ़ी हेल्पफुल भी होगा अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF के लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, और आपको वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर भी नंबर हम आपको भेज देंगे PDF के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।